नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल शर्मा। आज हिंदी की कक्षा में 11वीं की हिंदी में अंतरा के पाठ 6 खाना बदोश, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी ये कहानी खाना बदोश को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का साहित्यिक परिचय थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म 1950 में बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों में गुजरा। शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें आर्थिक और सामाजिक मानसिक कष्ट झेलने पड़े। वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 और परिवेश सम्मान 1995 से सम्मानित किया जा चुका है। अब इन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की प्रमुख रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं इनके लिखे हुए। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका। कहानी संग्रह इनके द्वारा लिखे गए हैं, सलाम, घुसपैठिए। वाल्मीकि जी की जो आत्मकथा है, जूठन। दलित साहित्यिक सौंदर्य शास्त्र। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की साहित्यिक विशेषताओं की बात हम करते हैं। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपमान, शोषण और उत्पीड़न का वर्णन किया है। आपके पुस्तक में जो पाठ है खाना बदोश, अब उसका हम परिचय जानेंगे। तो ये जो कहानी खाना बदोश है, यह एक सामाजिक समस्या प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मेहनत मजदूरी करके इसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण, यातना तथा समाज की जातिवादी मानसिकता का चित्रण किया है। मजदूर वर्ग मेहनत इज्जत से जीना चाहता है, पर उच्च ताकतवर ऐसा नहीं होने देता। अब पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। सुकिया और उसकी पत्नी मानो कमाने खाने की इच्छा से गांव देहात छोड़कर शहर आए थे। वे असगर ठेकेदार के भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते थे। भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। ईंट पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। मोरियों पर काम करने में जरा सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टा मजदूरों को दड़बे नुमा छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहना पड़ता था। संध्या के समय दिन भर थके हारे मजदूर रात को दड़बों में घुस जाते थे। सांप और बिच्छू का डर लगा रहता था तथा वातावरण में जंगल कैसा सन्नाटा छा जाता था। मानो भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पाई थी, इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाज़ों में उसे अपने मन की दुश्चिंताओं और आशंकाओं की आवाज़ें सुनाई देती थी। मानव के मन में शारीरिक शोषण का डर, बात ना मानने के प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी। एक दिन भट्टा मालिक मुख्तार सिंह कहीं बाहर चला गया तो उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आने लगा। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया। ठेकेदार असगर उससे डरा डरा रहने लगा। सूबे सिंह अपनी सेवा टहल कराने के बहाने एक मजदूर महेश की पत्नी किशनी का यौन शोषण करने लगा। उसने किशनी को साबुन, कपड़े और ट्रांजिस्टर लाकर दिया। वह किशनी को शहर भी घुमाने ले जाने लगा। किशनी खुश थी। वह सूबे सिंह के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगी थी। उसके रंग ढंग में परिवर्तन आ गया था। उसका पति महेश शराब पीने लगा था। उसे देखकर मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। मानव और सुकिया खुश थे क्योंकि भट्टे पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे। भट्टे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखकर मानव बहुत खुश थी। वह ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे जोड़कर अपने लिए एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी। एक दिन किशनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानव को अपने दफ्तर में बुलवाया। बुलावे की खबर सुनते ही मानव और सुखिया घबरा गए। वे सूबे सिंह की नीयत भांप गए। मानव इज्जत की नीति
जीना चाहती थी और वह किसनी बनना नहीं चाहती थी। उनकी घबराहट को देखकर जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द किए और लात घूंसों से पिटाई कर दी। सुखिया और मानो उसे झोंपड़ी में ले आए। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले आई, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं खाई। असगर ठेकेदार जसदेव को सुखिया और मानो के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देता है। जसदेव का व्यवहार धीरे धीरे मानो और सुखिया के प्रति बदलता जा रहा है। जसदेव की पिटाई से भट्टा मजदूरों में भय फैल जाता है। सूबे सिंह की हिदायत पर असगर ठेकेदार सुखिया और मानो को तरह तरह से परेशान करने लगा। उसने सुखिया से ईंट पाथने का साँचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। एक सुबह मानो ने अपनी ईंट पाथने की जगह सारी ईंट टूटी हुई देखी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। आवाज सुनकर सुखिया वहां आया और टूटी ईंटें देखकर हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सुखिया सारी बात समझ गया और मानो का हाथ पकड़कर बोला कि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। वे लोग भट्टे को छोड़कर खाना बदोश की तरह किसी अनजान स्थान पर चल पड़े। तो बच्चों, ये जो कहानी खाना बदोश है, इसमें यह दिखाया है किस तरह मजदूर वर्ग अपनी जीविका कमाने के लिए गांव से शहरों की ओर आते हैं और जहां उनकी नौकरी स्थायी नहीं होती है, तरह तरह से उनका शोषण होता है और बाद में वे एक जगह नौकरी छूटने की जगह दूसरी जगह खाने जीविका कमाने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी तरह जीविका के लिए एक स्थान से दूसरी जगह जाने की बात को देखकर भी इस कहानी का नाम खाना बदोश रखा गया है। अब कुछ व्याख्या के अभ्यास हैं। पहले व्याख्या के लिए है, मानो का हृदय फटा, और अंत की लाइन है, लेना देना ही ना हो। तो इसमें प्रसंग में आप लिखेंगे लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि और पाठ का नाम खाना बदोश। अब इसका संदर्भ आ जाएगा कि इस कहानी में मजदूरों के शोषण व यातना को चित्रित किया गया है। प्रस्तुत अंश में उस समय का चित्रण है जब मानो रात में पाथी गई अपनी ईंटों को सुबह टूटा फूटा देख पाती है तो उसे उसका अपना घर बनाने का सपना टूटता हुआ महसूस होता है। इसलिए व्याख्या, उसका हृदय फटा जा रहा है, वह पागल सी हो गई थी, उसका सपना किसी ने तोड़ दिया था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर उसे लगा किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को तहस नहस कर दिया हो। उसके कुछ देर बाद जसदेव वहां आया। वह भी निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसे उन टूटी फूटी ईंटों से कोई लेना देना ही ना हो। मजदूर होते हुए भी जातिगत आधार पर अपने को श्रेष्ठ या निम्न समझकर एक मजदूर दूसरे मजदूर की लड़ाई को अपनी ही नहीं समझता है और इसी का फायदा शोषण करने वाले जो शोषक वर्ग हैं वो उठाते हैं। तो ऐसे में शोषण मुक्त समाज की कल्पना भी दम तोड़ देती है। ऐसे में मानव का स्थिर हो जाना स्वाभाविक था। विशेष में आप लिखेंगे, मानव मनोविज्ञान पर लेखक की अच्छी पकड़ है। मानव की मनोदशा और जसदेव की तटस्थता का इसमें चित्रण किया गया है। हृदय फटना, बौरा जाना, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, अर्थात मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इसमें है। खड़ी बोली में भावों की सशक्त अभिव्यक्ति है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। लेखक ने बड़ी ही बारीकी से मजदूर वर्ग के शोषण और उत्पीड़न का चित्रण किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला है, सूबे सिंह के संपर्क में आने से किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और क्यों? इसके उत्तर में है कि सूबे सिंह भट्टा मालिक मुख्तार सिंह का अय्याश बेटा था। उसने किसनी को दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था। धीरे धीरे वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम छोड़कर रोज ही दफ्तर में रहने लगी थी। इससे किसनी के पास वे सब सुविधाएं आ गई जिनकी अन्य मजदूर कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब वह हैंडपंप के नीचे साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाती थी, ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गाने सुनती थी तथा अच्छे कपड़े पहनती थी। वह अपने पति महेश की उपेक्षा करने लगी थी और ज़्यादा समय
दफ्तर में खिलखिलाती रहती थी। वह सूबे सिंह के साथ शहर भी जाने लगी थी और कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती, थकी हारी, निढाल और मुरझाई हुई। इससे वह अन्य मजदूरों में कानाफूसी का कारण बन गई थी। वह कुछ सुविधाओं के लिए शोषण और गर्त के गर्त माने मतलब गिरावट के ऐसे रास्ते पर चल पड़े थे जहाँ से लौटना मुश्किल था। दूसरा प्रश्न है, खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना यानी इसके मूल भाव पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा, खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण। इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण तथा यातना को चित्रित किया है। मजदूर यदि इज्जत के साथ जीना भी चाहे तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग इसको एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषित वर्ग कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, वह तो रोजी रोटी की समस्या में ही उलझ कर रह जाता है। इस कहानी में भी जमीन से उखड़े हुए लोगों की व्यथा को बताया गया है, जो रोजी रोटी कमाने की इच्छा में शोषण चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि उनका पूरा जीवन खाना बदोशों जैसा जीवन जीने के लिए वो विवश हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाना बदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि इस कहानी में आज के समाज के निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पहला है कि समाज में जातिगत भेदभाव आज भी कायम है। दूसरा है, मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है और वे इस यातना को झेलने के लिए विवश हैं। तीसरा है, मजदूर अभी भी नारकीय जीवन जीते हैं, उनके लिए सुविधाओं का अभाव है। चौथा है, समाज की स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, वह दोहरे शोषण के शिकार हैं। स्त्रियों के लिए सम्मानजनक दृष्टिकोण का अभाव है। पांचवा पॉइंट इसमें है कि समाज में शोषण को देखकर चुप रहने की मानसिकता व्याप्त है। इन समस्याओं के प्रति लेखक का दृष्टिकोण मानव और सुकिया के माध्यम से प्रकट हुआ है। दोनों अपना जीवन जीना चाहते हैं, परंतु शोषणकारी शक्तियाँ उन्हें प्रताड़ित करती हैं। वे शोषण के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करते, बल्कि कष्टपूर्ण जीवन को झेलने के लिए कहीं और चल देते हैं। वे खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। कहानीकार के पास इस शोषण का कोई समाधान नहीं है। इतना अवश्य है कि वह शोषित और मजदूर वर्ग से गहरी सहानुभूति रखता है, पर वह कोई तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया है। तो ये पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कुछ सप्रसंग व्याख्या के लिए अनुच्छेद हैं। जैसे पहला है, भट्टे का काम खत्म, और अंतिम इसकी लाइन है, पकवानों से अच्छी होती है। दूसरा जो व्याख्या के लिए गद्यांश है, समूचा दिन अदृश्य, और इसकी अंतिम लाइन है, आवाज भी नहीं आ रही। तीसरा इसमें गद्यांश है, कड़ी मेहनत और दिन रात, और इसकी आखिरी लाइन है, कितनी ईंटें लग जाती हैं। चौथा है, सुकिया के पीछे पीछे, और अंतिम लाइन है, एक दिशाहीन यात्रा पर। और पांचवा है, भट्टे पर उठते काले, और इसकी अंतिम लाइन है, एक पड़ाव था वह भट्टा। तो बच्चे ये 5 गद्यांश हैं जिनकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। कुछ अन्य विचारणीय प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी आपको कॉपी में करना है। जैसे सुकिया और मानव भट्टे पर क्या काम करते थे? मौरी का काम खतरनाक क्यों था? तीसरा है, संध्या के समय भट्टे का वातावरण कैसा हो जाता था? चौथा है, मानव के मन की दुश्चिंताओं और आशंकाओं को स्पष्ट करें। पांचवा है, सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और क्यों? छठा है, किसनी और सूबे सिंह के संबंधों को देखकर मजदूरों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? सातवां है, सूबे सिंह ने जसदेव की पिटाई क्यों की? आठवां है, जसदेव ने मानव का बनाया खाना क्यों नहीं खाया? नौवां है, सूबे सिंह ने मानव और सुकिया को किस किस प्रकार से परेशान किया? 10वां है, आपके विचार से मानव द्वारा बनाई गई ईंटें किसने और क्यों तोड़ी होंगी? उसके बाद 11वां है, मानव और सुकिया ने क्या सपना देखा था
और वह सपना कैसे टूट गया। 12वां प्रश्न है, खानाबदोश कहानी के शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न है, खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना अथवा भाव को स्पष्ट कीजिए, उस भाव पर प्रकाश डालिए। 14वां प्रश्न है, ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे की जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहां सब कुछ अनिश्चित था। यह वाक्य मानव की किस प्रकार की मानसिक स्थिति को उजागर करता है। 15वां प्रश्न है, सुकिया ने मानव के आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा और उसकी किरकिराहट अपने अंतर मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 16वां प्रश्न है, मानव किसनी क्यों नहीं बनना चाहती थी। 17वां प्रश्न है, इसमें इसका मूल भावार्थ यानी आशय स्पष्ट करेंगे। पहला है, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। इसका ख है 17वें का, फिर तुम तो दिन रात मेरे साथ रहते हो, मेरी खातिर पिटे, फिर यह बामन हमारे बीच कहाँ से आ गया। 17वें का ग है, सपनों के कांच उसकी आंखों में किरकिरा रहे थे। 18वां प्रश्न है, भट्टा मजदूरों के बच्चों का जीवन कैसा होता है, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होती होगी, इस पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, ये पाठ था जिसको आपको करना है, और इसके में जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी 18 प्रश्न आपको बताए हैं, ये भी कॉपी में करने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कुछ आपको पेपर में भी दिखाई देंगे। आप सभी का आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आपका दिन